बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू 2K मैथ स्टैट। आज के लेक्चर में एसपीएसएस में हम सीखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है रिगार्डिंग मीन्स। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो कोई भी पॉपुलेशन पैरामीटर हो, वो वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड डिविएशन हो, मीन हो, प्रोपोर्शन हो, डिफरेंस बिटवीन मीन्स हो, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस हो, तो ये डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स हम एस्टिमेट करते रहते हैं। उन्हीं पैरामीटर्स का के बारे में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी हो तो वो डेटा अगर आपके पास फाइल में मौजूद है, जैसे मेरे पास यहाँ पे वही फाइल है जिसको मैं लेके चला हूँ शुरू से, टेस्ट स्कोर्स की का डेटा है। इसमें आपके पास डेटा मौजूद है तो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करेंगे, और अगर आप इस डेटा को दोबारा से समझ लें तो आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करना और हाइपोथेसिस में उनके आपस में डिफरेंसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास ये टेस्ट स्कोर का डेटा है जो एसपीएसएस की डेटाबेस में बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ होता है। इसमें एक पोल, एक सर्वे है, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है। और अगर हम वेरिएबल व्यू में जाएं तो यहाँ से वेरिएबल्स के नाम और उनकी टाइप्स इजीली आप समझ सकते हैं। स्कूल है, स्कूल एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और स्कूल के नाम हैं। इसी तरह स्कूल सेटिंग है, स्कूल सेटिंग में ये एक न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल है, नॉमिनल टाइप है। और इसकी जो कोडिंग है 1 2 3, उसमें अर्बन स्कूल्स हैं, सब अर्बन स्कूल्स हैं, रूरल स्कूल्स हैं। इसी तरह स्कूल टाइप है, पब्लिक स्कूल है या नॉन पब्लिक स्कूल है। इसी तरह क्लासरूम है, क्लासरूम का कोड दिया हुआ है यहाँ पे 6OL, और इसी तरह ZNS, ये क्लासरूम कोड हैं। ये आपको जस्ट ये बताते हैं कि एक क्लासरूम से आपने कितने बच्चे सिलेक्ट किए हुए हैं। जैसे ये हैं, फिर इसी तरह ये दूसरा क्लासरूम है, उससे ही बच्चे सिलेक्ट किए हैं, फिर तीसरा है। और इसी तरह आप नीचे जाएं तो टीचिंग मेथड है कि इन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है। इसमें 2 कोड्स हैं, एक ज़ीरो कोड है स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड के लिए और 1 है एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड के लिए। इस तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, उस क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, डेटा में जाके देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 20 भी हैं, कहीं 21 है, फिर जैसे यहाँ पे 18 है, 15 है, ये डिफरेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम्स के अंदर। और उसके अलावा स्टूडेंट आईडीज़ हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसको एनालिसिस इसका नहीं किया जाता, ये जस्ट आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। और उसके अलावा जेंडर है स्टूडेंट की, और जेंडर ऑब्वियसली मेल और फीमेल जेंडर हैं। इसी तरह लंच का एक वेरिएबल है कि वो जो बच्चा है स्कूल में उसको फ्री या रिड्यूस्ड लंच प्रोवाइड किया जाता है या नहीं किया जाता, तो वो भी एक नॉमिनल टाइप वेरिएबल है और उसकी वैल्यूज़ हैं 1 और 2। 1 stands for qualifies for reduced या free lunch and 2 means does not qualify। इसी तरह प्री टेस्ट पोस्ट है, ये 2 स्केल वेरिएबल्स हैं। इसी तरह ये एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी एक स्केल वेरिएबल है, नंबर है, तादाद है, तो स्केल वेरिएबल है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये डेटा आया है और हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्री टेस्ट है, प्री टेस्ट का मतलब कि कोई एक्सपेरिमेंट रन करने से पहले जो बच्चों से टेस्ट लिया गया है उसके स्कोर्स, उनका हम जानना चाहते हैं कि क्या एवरेज प्री टेस्ट स्कोर कोई स्पेसिफिक वैल्यू के बराबर है या नहीं है। हम एस्टिमेट करना चाहते हैं अगर, तो एस्टिमेट के लिए तो आप यहाँ से जस्ट एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव्स में से आप प्री टेस्ट का स्कोर यहाँ पे ले आएँ राइट पैन में, और ऑप्शंस में से आप जस्ट मीन को क्लिक कर दें। बाकी को मैं अनचेक कर देता हूँ और ओके कर दें, तो आपको एक फिगर मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी आउटपुट विंडो में। वो वैल्यू है 54.96। 54.96 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 55। अब क्या हमारा जो, अगर हम सपोज हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, ये सारे कितने बच्चे हैं 2133, इनका एवरेज टेस्ट स्कोर 55 है या नहीं है, तो ये टेस्ट होगा म्यू इज़ इक्वल टू 55 अगेंस्ट म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 55। तो ये वाला जो टेस्ट होगा वो कैसे रन करेंगे, मैं दोबारा एसपीएसएस की डेटा विंडो में जाता हूँ और यहाँ ये वाला वेरिएबल है मेरा।
आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो ऑप्शंस हैं सारे, अगर आप एनालाइज मेन्यू में जाएंगे तो आपको वहाँ से मिलेंगे कंपेयर मीन्स के अंदर। कंपेयर मीन्स में जाएंगे तो यहाँ पे मीन्स इनकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्या मीन की वैल्यूज़ एस्टिमेट्स होंगे। फिर उसी तरह वन सैम्पल टी टेस्ट है, फिर इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है, फिर पेड सैम्पल टी टेस्ट है, और फिर वन वे नोवा है। अब ये हैं क्या और कब यूज़ होते हैं, उसके लिए आप ये एक स्लाइड देख लें कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगर आपने करनी है तो दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। एक को बोलते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, दूसरे को बोलते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। तो इस पोर्शन में आपके पास पैरामीट्रिक टेस्ट हैं और इस पोर्शन में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। तो ये हम एक अलग वीडियो में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट में हमारे पास अब सिचुएशंस हैं कि आपके पास एक सैम्पल है, जैसे अभी मैंने सिर्फ प्री टेस्ट का स्कोर लिया था तो वो एक सैम्पल था, या दो सैम्पल्स हैं। अब दो सैम्पल्स में प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का स्कोर भी हो सकता है, मेल फीमेल का भी हो सकता है, अर्बन सब अर्बन और उसका भी हो सकता है। तो आपके पास वन सैम्पल है तो उसमें दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप टी टेस्ट रन करें या जेड टेस्ट रन करें। SPSS में आपके पास जो फैसिलिटी है वो सिर्फ टी टेस्ट की है, जेड टेस्ट की नहीं है। उसकी वजह ये है कि जेड टेस्ट उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस की वैल्यू नोन हो या सैम्पल साइज 30 से ज़्यादा हो। टी टेस्ट तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास स्मॉल सैम्पल्स होते हैं, लेकिन टी टेस्ट लार्ज सैम्पल्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। 30 से ज़्यादा का जो सैम्पल है उसके लिए भी टी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है, इसने जो क्रिटिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। यहाँ हम पाबंद होते हैं बुक में कि टी की वैल्यूज़ हमारे पास लिमिटेड होती है, 30 तक होती हैं, 30 से ऊपर टेबुलेटेड वैल्यूज़ नहीं होती। इस वजह से हम फिर जेड की तरफ जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली टी और जेड बराबर हो जाते हैं। अगर बराबर हैं तो फिर टी टेस्ट यूज़ करें या Z2 टेस्ट यूज़ करें, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आप फिर दूसरा सिनेरियो है कि अगर आपके पास दो सैम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ इस डेटा में अगर हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट को कंपेयर करते हैं कि क्या प्री टेस्ट का एवरेज स्कोर और पोस्ट टेस्ट का एवरेज स्कोर एक जैसा है या इनमें कोई फ़र्क है, ये भी कर सकते हैं। और चूँकि हमारे पास जेंडर मौजूद है और ये फाइल स्प्लिट अप हो सकती है कि फ़ीमेल को अलग कर दें, मेल को अलग कर दें, और इसी फाइल में अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं कि मेल का जो स्कोर है प्री टेस्ट का स्कोर है और फीमेल का प्री टेस्ट का स्कोर, उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं। इसी तरह मेल के पोस्ट टेस्ट स्कोर में और फीमेल के पोस्ट टेस्ट स्कोर में कोई डिफरेंस है या नहीं। तो ये डिफरेंस बिटवीन मीन्स जो है ये हम टेस्ट यहाँ पे रन कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे आएंगे टू सैम्पल टेस्ट में। दो सैम्पल्स हैं तो वहाँ डिपेंड करता है कि आपके पास जो सैम्पल्स हैं दो, वो इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हैं या पेड सैम्पल्स हैं। अब ये चीज़ समझें कि इंडिपेंडेंट सैम्पल्स और पेड सैम्पल्स में क्या फ़र्क होता है। मैं दोबारा से डेटा में जाता हूँ। अब अगर आप देखें तो ये सीरियल नंबर 1 ये फर्स्ट स्टूडेंट है और आखिर में ये जो दो वैल्यूज़ हैं 62 और 72, ये इसी बच्चे की जो स्कोर्स हैं प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के स्कोर्स। इसका मतलब ये एक ही बच्चे के दो स्कोर्स हैं। इसी तरह नीचे जाएं तो सब के लिए ऐसा ही है, जो भी आप रो में स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे उसी स्टूडेंट का प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट होगा। इसका मतलब कि जो यहाँ पे जो डेटा है ये पेयर्ड डेटा है, पेयरिंग हुई है। और पेयरिंग कैसे हुई है, स्टूडेंट पे पेयरिंग हुई है, फर्स्ट स्टूडेंट उसका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि एक वैल्यू मौजूद है और दूसरी वैल्यू मौजूद नहीं है। अगर कोई मौजूद ना हो तो फिर वो मिसिंग वैल्यू डिक्लेयर होती है, उसके लिए फिर स्पेशलाइज्ड टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। दूसरी बात है कि इंडिपेंडेंट सैम्पल्स कैसे होते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट सैम्पल्स को समझना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि हम मेल और फीमेल के टेस्ट स्कोर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि उनके प्री टेस्ट के स्कोर्स सिमिलर हैं, सेम हैं या डिफरेंट है, एवरेज टेस्ट स्कोर्स। तो इसमें क्या होगा, फीमेल अगर आप इस पूरे डेटा में देखें तो ये 2000 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं, आधे तकरीबन आधे मेल हैं आधे फीमेल हैं। तो क्या मेल और फीमेल एक जैसा स्कोर करते हैं या नहीं, ये अगर आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है
तो ये हाइपोथेसिस होगा कि मेल का जो सैंपल है और फीमेल का सैंपल है उसमें पेयरिंग नहीं है, मेल का सैंपल अलग है और फीमेल का सैंपल अलग है। वो हम उसको इंडिपेंडेंट सैंपल बोल सकते हैं कि फीमेल का सैंपल और मेल के सैंपल आपस में इंडिपेंडेंट है। इसी तरह अगर आप यहाँ स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड और एक्सपेरिमेंटल को कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड से जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है उनका जो एवरेज स्कोर है और एक्सपेरिमेंटल से जिनको पढ़ाया गया उनका एवरेज टेस्ट स्कोर आपस में इक्वल हैं या नहीं है। ये हाइपोथेसिस फिर जनरलाइज होता है, आगे जाके जनरलाइज होता है कि अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड इफ़ेक्टिव नहीं है, और अगर डिफरेंट है तो फिर अगर ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड वाले बच्चे तो इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो इफ़ेक्टिव है और उसको सजेस्ट किया जाता है कि इस तरीके से इन बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ये तो बात इसी तरह पब्लिक नॉन पब्लिक है कि पब्लिक स्कूल्स के बच्चे ऑन दी एवरेज नॉन पब्लिक स्कूल्स जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ये चूँकि अमेरिका का डेटा है तो उसमें पब्लिक और नॉन पब्लिक की टर्म यूज़ होती हैं। तो यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा में पब्लिक स्कूल्स के बच्चों के स्कोर्स भी हैं और नॉन पब्लिक के भी हैं। तो ये भी इंडिपेंडेंट सैम्पल्स होंगे क्योंकि यहाँ इस तरह की पेयरिंग नहीं है कि एक वैल्यू है साथ पेयर में दूसरी वैल्यू है। यहाँ पे पब्लिक स्कूल का डेटा अलग होगा, नॉन पब्लिक का अलग होगा। सॉफ्टवेयर आपको दोनों के एवरेज टेस्ट स्कोर्स का कंपैरिजन करके बताएगा। तो ये तो हो गए टू सैम्पल टेस्ट में इंडिपेंडेंट सैम्पल्स और पेयर्ड सैम्पल्स। और टेस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, चूँकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें टी टेस्ट की ही फैसिलिटी मौजूद है। तो इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हों तो हम इंडिपेंडेंट सैम्पल्स टी टेस्ट यूज़ करते हैं और पेड सैम्पल्स हों तो पेड सैम्पल टी टेस्ट यूज़ करते हैं। ये बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनालाइज मेन्यू में जाता हूँ मैं और कंपेयर मीन्स में यहाँ अब आपको समझ आ जाएगी कि वन सैम्पल टी टेस्ट का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट सैम्पल्स टी टेस्ट का क्या मतलब है, पेड सैम्पल्स टी टेस्ट का क्या मतलब है। अब ये नीचे जो रह जाता है वो है वन वे एनोवा। जब आपके पास दो से ज़्यादा सैम्पल्स होते हैं और आप उनको कंपेयर करना चाहते हैं, उनकी एवरेजेस को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप इनकी बजाय पेड कंपैरिजंस करने की बजाय आप एट वंस सबकी इक्वालिटी को टेस्ट करते हैं कि जो फर्स्ट सैम्पल का मीन है वो जिस पॉपुलेशन से भी आया है उसका, और फिर दूसरे जो सैंपल आया उसकी पॉपुलेशन का मीन, ये सारे मीन पॉपुलेशन मीन्स आपस में इक्वल हैं, तो वो किया जाता है वन वे एनोवा से। बहरहाल अभी हम ये तीन चीज़ें इसमें सीखते हैं। पहले मैं जाता हूँ वन सैम्पल टी टेस्ट कैसे रन करेंगे। अब आप इसको क्लिक करें ऑप्शन को और हम जानना चाहते हैं प्री टेस्ट के स्कोर। प्री टेस्ट का स्कोर हम जानना चाहते हैं और कोई वैल्यू दे दें, जैसे एवरेज स्कोर जो है प्री टेस्ट का वो 50 है या नहीं है। ये है अगर आपका टेस्ट। ऑप्शंस खोलें तो यहाँ पे आएगा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसका मतलब हमारा जो टेस्ट है वो 5% लेवल पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। 5% लेवल का मतलब कि अगर हमारा हाइपोथेसिस ठीक हुआ और उसको रिजेक्ट कर दिया गलती से, उसके चांसेस 5% हैं। और इसी वैल्यू को 5% को अगर फ्रैक्शन में देखें तो वो 0.05 आता है, और 0.05 जो है वो आप पी वैल्यू यहाँ पे या सिग वैल्यू यहाँ पे आएगी, उसके साथ कंपेयर करने के लिए भी यूज़ होगा। ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। और जब ये वैल्यू हो जाए यहाँ टेस्ट वैल्यू के 50 है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि प्री टेस्ट का जो एवरेज स्कोर है सारे बच्चों का 2000 बच्चों का वो 60 है, अजम्पशन है आपकी। हाइपोथेसिस असल में अजम्पशन होता है या कोई स्टेटमेंट होती है जिसको आपने जनरलाइज करना होता है। ओके करेंगे तो आपको जो आउटपुट देगा ये, उसमें ये टेबल देखें, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूरे डेटा में कितने हैं, जो एवरेज आई है वो कितनी है 54.96 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं। जो आपका जो असल चीज़ है वो यहाँ पे है। इसमें आप देखें तो पहले कॉलम में है टी वैल्यू, दूसरे कॉलम में है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम DF, तीसरे कॉलम में है सेग, और ये टू टेल्ड है।
टू टेल्ड और वन टेल्ड में क्या फ़र्क है? अभी आपको मैंने बताया था कि 5% लेवल पे टेस्ट हो रहा है तो 0.05 स्टैंडर्ड आ जाता है हमारा। तो 0.05 स्टैंडर्ड के को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। अगर तो ये जो पी वैल्यू या सेग वैल्यू, आसान तरीका आपको बताता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, कि अगर आपकी पी वैल्यू वन टेल टेस्ट है, 0.05 से कम हो, तो इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है, जो आपका हाइपोथेसिस है वो सिग्निफिकेंट है और आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वैल्यू जो है पी वैल्यू वन टेल्ड के केस में 0.05 से ज़्यादा हो, तो फिर आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो सकता, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि 50 वैल्यू ठीक है। इसी तरह टू टेल टेस्ट में आप क्या करेंगे? सिंपली यू विल हैव टू डिवाइड, यू विल हैव टू स्प्लिट दिस 5% इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर आप 5% को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो वो 2.5% हो जाता है या 0.025 हो जाता है। तो जब टू टेल टेस्ट हो तो आपने इस पी वैल्यू को 0.025 के साथ कंपेयर करना है। अगर 0.025 से कम आई तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, और अगर 0.025 से ज़्यादा आई तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अगले कॉलम में मीन डिफरेंस आया हुआ है कि जो एक्चुअल सैंपल में मीन डिफरेंस है वो इतना है, और फिर ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है डिफरेंस के लिए। अगर आप इस बेस पर, इस टेबल की बेस पर कोई चीज़ डिसाइड करना चाहते हैं, 50 जो आपने एज्यूम की थी वैल्यू उसके बारे में, तो इस वैल्यू को देखेंगे, जस्ट पी वैल्यू को। अब पी वैल्यू चूँकि स्मॉल है, टू टेल टेस्ट है, तो 0.025 उससे कम होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली उससे कम है, इसका मतलब वील हैव टू रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस कि आपकी जो इन 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज टेस्ट स्कोर 50, वो जिस पॉपुलेशन से भी आए हैं उस पॉपुलेशन का एवरेज टेस्ट स्कोर 50 नहीं है। इसी तरह अगर आप दोबारा देखें पोस्ट टेस्ट के लिए, या चलें 50 पे टेस्ट किया था हमने, हम कोई और वैल्यू टेस्ट करते हैं, 60 टेस्ट कर लेते हैं। मैं दोबारा रन करता हूं तो आपको पता है ये शॉर्टकट है, ऑलरेडी जो आप रन कर चुके हैं टेस्ट या जो प्रोसीजर रन कर चुके हैं, तो उसके लिए दोबारा से रन करने का शॉर्टकट है। वन सैम्पल टी टेस्ट में दोबारा गए और यहाँ से हम प्री टेस्ट को रिमूव कर देंगे और पोस्ट टेस्ट को यहाँ पे ले आएंगे। और चलो 60 टेस्ट कर रहे थे, सॉरी 50 की बजाय हम इसको 60 वैल्यू टेस्ट करते हैं कि क्या पॉपुलेशन की एवरेज 60 है या नहीं है। ओके करें। अब आप देखें, आप फिर भी आपकी जो पी वैल्यू है वो स्मॉल पी वैल्यू आ रही, 0.000 आ रही है, इसका मतलब ये भी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। तो ये हो गया वन सैम्पल टी टेस्ट। आप इसी तरीके से पोस्ट टेस्ट के लिए कोई वैल्यूज़ डाल के यहाँ पे टेस्ट करें और इस प्रोसेस को एक दो दफ़ा रन करें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अब आते हैं अगला जो टेस्ट है हमारा, दोबारा से मैं एनालाइज मेन्यू में जाता हूँ और कंपेयर मीन्स में इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। अभी आपको मैंने बताया था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सैम्पल्स का फ़र्क। जैसे यहाँ पे मेल और फीमेल का जो सैंपल है, मेल का सैंपल फीमेल का, दे आर इंडिपेंडेंट सैंपल्स। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये 2000 स्टूडेंट में से जितने भी मेल हैं जितनी भी फीमेल हैं उनके एवरेज टेस्ट स्कोर्स आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं, तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा कि म्यू मेल के लिए एवरेज मेल स्टूडेंट्स का और एवरेज फीमेल स्टूडेंट्स का दे आर इक्वल, यह हमारा नल हाइपोथेसिस होगा। और ये रिजेक्ट उस वक्त होगा जब हमारी पी वैल्यू जो हमने अल्फ़ा लेवल सेट किया होगा उससे कम आ जाएगी तो हम रिजेक्ट करेंगे, और अगर उससे ज़्यादा आई तो एक्सेप्ट करेंगे। आप करेंगे क्या? कंपेयर मीन्स में जाएंगे एनालाइज से और इंडिपेंडेंट सैम्पल्स टी टेस्ट को यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जानना चाहते हैं प्री टेस्ट के स्कोर्स के बारे में। ये आपका आ गया टेस्ट वेरिएबल, और ग्रुपिंग वेरिएबल यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट सैम्पल्स को अलग अलग करता है। जैसे यहाँ मैंने मेल और फीमेल के किया था, तो ये जो जेंडर है ये हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल है, ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब डिफाइन कर लें ग्रुप।
अब डिफ़ाइन करने से पहले आपको मैं बता दूं यहाँ से कि हमने जो मेल और फीमेल को कोड दिए थे वो थे 0 मेल के लिए और 1 फीमेल के लिए। इसको आपने याद रखना है। दोबारा से जाएं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट किसका, प्री टेस्ट का, और ग्रुपिंग वेरिएबल है जेंडर। डिफाइन ग्रुप्स कर लें। ग्रुप 1 चूंकि मेल है तो उसका कोड था 0 और दूसरे ग्रुप का कोड था 1। ये आपने याद रखनी है बात, और ओके कर लें तो जो आपको आउटपुट मिलेगा उसमें दोनों के लिए मिलेगा। अब प्री टेस्ट वेरिएबल का नाम है प्री टेस्ट। इसी तरह जेंडर है मेल और फीमेल। मेल है 1077 और फीमेल है 1056। एवरेजेस हैं उनकी 55 एवरेज है प्री टेस्ट मेल की और 54 एवरेज स्कोर है फीमेल का। इस तरह उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड एरर्स दिए हुए हैं। इसी तरह अब जब यहाँ पे आए इंडिपेंडेंट सैंपल्स में तो आपको दो किस्म के आउटपुट मिलेंगे। एक मिलेगा जब वेरिएंसेस इक्वल हों, और दूसरा मिलेगा कि वेरिएंसेस इक्वल ना हो। यहाँ पे जो ऑप्शन है लेविन्स टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, ये पहले क्या करता है, पहले ये टेस्ट करता है कि क्या जो स्टैंडर्ड डिविएशन या एवरेजेस हैं किसकी, मेल की स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस, मेल की स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस और फीमेल की स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस जो है वो आपस में इक्वल हैं या नहीं। यहाँ पे चूंकि वेरिएंसेस हैं तो आप 13 का स्क्वायर कर लें 169 समथिंग आएगा। इसी तरह फीमेल का कर लें तो वो भी 14 है तो 296 समथिंग आएगा। तो ये उनकी इक्वालिटी को टेस्ट करता है कि क्या ये आपस में इक्वल, स्टैटिस्टिकली सिमिलर हैं, इक्वल हैं या नहीं हैं। और वो कैसे पता चलेगा, वो आपको यहाँ से सेक वैल्यू से पता चलेगा। अच्छा, सेक वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वालिटी ऑफ उसके लिए चूंकि ये स्मॉल सेक वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने वाला है। हाइपोथेसिस क्या है कि मेल की वेरिएंस और फीमेल के जो स्कोर्स हैं उनकी वेरिएंस आपस में इक्वल हैं, तो ये रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब अनइक्वल हैं। तो आपने फिर इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम की बजाय इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम्ड वाले रिजल्ट्स को उठाना है। रिजल्ट दोनों आए हुए हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बड़ा डेटा सेट हो तो तकरीबन सिमिलर आते हैं। ये अगर लांजा आप नहीं भी करना चाहते तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता बड़े डेटा सेट्स में। सिर्फ ये है कि डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम डिफरेंट हो जाती हैं। अब डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम क्या है ये एक अलग कहानी है। बहरहाल आप सिर्फ पी वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करें। अब पी वैल्यूज़ की तरफ जाएं तो ये भी टू टेल टेस्ट है। तो 0.78 ऑब्वियसली टू टेल टेस्ट है। 5% पे अगर आपने ये देखें 95% है, उसका मतलब एरर जो है वो 5% है। तो 5% पे अगर आपने टेस्ट करना है तो 0.025 ये आपका स्टैंडर्ड है। उससे कम वैल्यू को आपने रिजेक्ट करना है, उस कम वैल्यू पे आपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, और उससे ज़्यादा वैल्यू पे आपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। हाइपोथेसिस क्या है कि एवरेज स्कोर मेल का और एवरेज स्कोर फीमेल का इक्वल है। तो चूंकि ये 0.025 से बहुत बड़ी है वैल्यू, इसका मतलब आपने हाइपोथेसिस को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब एक्सेप्ट करने का क्या मतलब कि हाँ जी, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के जो एवरेज स्कोर्स हैं वो स्टैटिस्टिकली इक्वल हैं, दे कैन बी रिगार्डेड एज स्टैटिस्टिकली इक्वल। इसी तरह अगर मैं कोई और इंडिपेंडेंट सैंपल लूँ और यही टेस्ट दोबारा रन करूँ तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। प्री टेस्ट किसका करते हैं, यहाँ टीचिंग मेथड के लिए करते हैं। टीचिंग मेथड में ग्रुपिंग वेरिएबल कौन सा है, टीचिंग मेथड और ग्रुपिंग वेरिएबल के लिए अगर आप जाके इसकी कोडिंग देखें तो टीचिंग मेथड में कोडिंग है 0 स्टैंडर्ड मेथड के लिए है और 1 एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए है। आप अपने डेटा के हिसाब से भी कर सकते हैं, जो आपके पास वेरिएबल हो आप कोडिंग कर लें, 0 1 1 2 कोई भी कोडिंग कर लें, वो यहाँ पे आपने शो करनी है। 0 1 ऑलरेडी कोडिंग की हुई है और डिफ़ाइन कर लिए ग्रुप्स, ओके कर लें तो आपको जो आउटपुट मिलेगा उसमें आपको स्टैंडर्ड और एक्सपेरिमेंटल का कंपैरिजन मिलेगा। अब स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड से 2000 में से 2100 कितने थे टोटल, 2133 इतने आपके पास स्टूडेंट्स हैं।
उनमें से स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड से आपने इतने स्टूडेंट्स को मतलब 1373 को पढ़ाया है, और एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड से 760 को पढ़ाया है। उनकी जो सैम्पल की एवरेजेस हैं वो हैं 53.79 और 57.06 का मतलब एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड की जो बच्चे हैं उनका प्री टेस्ट का स्कोर सैम्पल की बेस पे कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा है। लेकिन क्या स्टैटिस्टिकली इक्वल है या नहीं है, सिमिलर है या नहीं है, वो आप यहाँ पे कर लें। अब आप खुद देखें कि आप जब सिग वैल्यू देखते हैं टू टेल टेस्ट में, तो वेरिएंसेस इक्वल अज्यूम करें या ना करें, आपके पास जो पी वैल्यू आती है 0.000 आती है, विच इज़ सिग्निफिकेंट। इसका मतलब कि ये जो स्कोर्स हैं स्टैंडर्ड और एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड वाले बच्चों के, ये स्टैटिस्टिकली डिफरेंट हैं, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। क्योंकि आपका जो हाइपोथेसिस है वो है कि इक्वल हैं, लेकिन आपने चूंकि रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इक्वल नहीं है। तो इसी तरह इसी डेटा सेट में और भी हमारे पास वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनके लिए हम ये टेस्ट रन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट सैम्पल्स का। मसलन स्कूल टाइप के लिए कर लें, अर्बन, और अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल्स देखूँ जिसमें, अच्छा याद रखें कि ये जो टेस्ट आप कर रहे हैं ये सिर्फ 2 सैम्पल्स के लिए होगा। सिर्फ वो वाले वेरिएबल जिनकी 2 कैटेगरीज हैं, जैसे यहाँ अर्बन, सब अर्बन, रूरल हैं, तो इस पे ये वाला टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ हो सकता है पब्लिक नॉन पब्लिक पे, कि पब्लिक स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनका एवरेज टेस्ट स्कोर और नॉन पब्लिक स्कूल्स के बच्चे हैं उनका एवरेज टेस्ट स्कोर आपस में इक्वल है या नहीं है। तो ये वाला टेस्ट आप खुद रन करें। हम चलते हैं आगे तीसरे टेस्ट की तरफ, जिसको बोलते हैं पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट। कंपेयर मीन्स में जाएं, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट में चले जाएं। अब पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट में अब मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि हमारे जो डेटा सेट है उसके अंदर पेयर्ड सैम्पल्स ये 2 हैं, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट है कि प्री टेस्ट का स्कोर, एवरेज स्कोर जो है वो, और पोस्ट टेस्ट का एवरेज स्कोर क्या स्टैटिस्टिकली सिमिलर हैं, स्टैटिस्टिकली इक्वल हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल को आप यहाँ पे लाएंगे वेरिएबल 1 वाले बॉक्स में, और पोस्ट टेस्ट दूसरे को आप दूसरे में लाएंगे, और ऑप्शन में से चेक कर लें कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। ये पी वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए होता है। ओके कर लें, और ये आपका आउटपुट रन हो गया। इसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं, वो इस टेबल में हैं, और पेड कम सैम्पल कोरिलेशंस हैं। पर ये आपको अगले किसी उसमें बताऊंगा कि कोरिलेशन का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आएँ तो यहाँ सिर्फ आप ढूंढेंगे सिग वैल्यू, पी वैल्यू, वो आती है 0.000, विच इज़ हाईली सिग्निफिकेंट। 0.025 से कम होनी चाहिए, रिजेक्ट करने के लिए काफ़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के जो स्कोर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है। तो ये हो गया पेड सैम्पल टी टेस्ट। और रन कैसे करेंगे ये तरीका आपको मैंने आज के वीडियो में सिखाया। आप कोई और डेटा सेट यहाँ सैम्पल्स में से, इसी के जो डेटाबेस में सैम्पल्स हैं वहाँ से निकालें, वहाँ पे डिटेक्ट करें कि आपके पास जो डेटा है उसमें पेड सैम्पल्स कौन कौन से हैं और इंडिपेंडेंट सैम्पल्स कौन से हैं, और पेड सैम्पल्स पे भी आप रन करके देखें और इसको सीखें कि ये जो पी वैल्यूज़ हैं इसको आपने किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। असल काम जो है वो इंटरप्रिटेशन का होता है। रन करने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे मौजूद है, वीडियो से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरप्रेट करना नहीं आता तो आप फिर इफ़ेक्टिवली टेस्ट रन नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस करें, जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और डेटा सेट्स मौजूद हैं, आप उनके साथ प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू।